अध्याय 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। गर्मी की छुट्टी हो गई थी। आदित्य, अंजलि एवं शिवांगी इस बार की पूरी छुट्टी अपने गांव में दादाजी के साथ बिताने के लिए अपने पापा मम्मी के साथ पहुंच गए। दादाजी बहुत खुश हुए। आराम करने के बाद वे सभी दादाजी के साथ बगीचे में घूमने निकल गए। बगीचे में पहुंचने पर आदित्य ने दादाजी से पूछा कि क्या इस बगीचे में एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। दादाजी ने कहा, आओ हम पता लगाएं। उन्होंने बताया कि यहाँ पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां हैं। हर पेड़ पौधों की अपनी अलग अलग खासियत होती है। दादाजी ने पूछा कि आप यहाँ के पेड़ पौधों के विभिन्नता के बारे में क्या जानते हैं। कोई भी दो पौधे को आप लाइए और इनकी आपस में तुलना कीजिए। क्रियाकलाप 1 है गुणधर्म पौधा। गुणधर्म पौधा 1 तथा पौधा 2 के बारे में है। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। ऊंचाई गुणधर्म में इसका ऊंचाई के बारे में जानेंगे। पत्तियों की संख्या, ऊपर से पहली पत्ती की लंबाई, नीचे से पहली पत्ती की लंबाई के बारे में जानेंगे कि किस पेड़ में किस तरह का गुणधर्म होता है। आप लोग को खुद करके देखना है ये क्रियाकलाप करने के बाद बच्चों ने दादाजी से पूछा कि सभी जीव एक जैसे होते हैं, इनकी बनावट एवं आकृति एक ही जैसी होती है या इनमें कुछ विभिन्नताएं होती है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दादाजी ने पुनः एक क्रियाकलाप करवाया। उन्होंने बच्चों को निम्नलिखित जंतुओं में 3-3 अंतर बताने को कहा। क्रियाकलाप 2, क्रम संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। जंतुओं के नाम, शारीरिक बनावट में अंतर, आवास में अंतर। यानी कि जिन जंतुओं में कंपेयर किया गया है उनकी शारीरिक बनावट में क्या अंतर है और आवास में क्या अंतर है। जंतु का नाम गाय एवं बंदर। गाय का शारीरिक बनावट कैसा होता है इसके बारे में लिखेंगे और क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में लिखेंगे, तथा बंदर की शारीरिक बनावट और इनमें गाय से क्या अंतर है उसके बारे में लिखेंगे। आवास किस तरह का होता है इसके बारे में लिखेंगे। यानी कि गाय पालतू जानवर है और ये आवासीय जगहों पे रहती हैं, लेकिन बंदर पेड़ पे रहते हैं। बकरी एवं खरगोश ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। शारीरिक बनावट में अंतर और आवास में अंतर। मुर्गी एवं मछली में भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। कुत्ता एवं नेवला। मनुष्य एवं बाघ, शारीरिक बनावट में अंतर लिखेंगे। मनुष्य का शारीरिक बनावट दुबला पतला होता है तथा कमजोर होते हैं बाघ से, और बाघ जो है जंगलों में रहते हैं। आवास में ये अंतर है, मनुष्य हमेशा घरों में रहते हैं और बाघ जंगलों में रहते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। दादाजी ने बताया कि विभिन्न जीव एक जैसे नहीं होते हैं, इनकी शारीरिक बनावट एवं उनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं। दादाजी ने बच्चों से पूछा कि क्या आपने किसी जंगल का भ्रमण किया है। क्या आप जंगल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के नाम बता सकते हैं। आइए इनकी सूची बनाएं। क्रियाकलाप करके देखना है। फिर क्रियाकलाप 3 है पौधों के नाम और जंतुओं के नाम। इनमें पौधों के नाम लिखना है और इनमें जंतुओं के नाम लिखना है। क्या ये जंगली जंतु जंगल से बाहर अपना जीवन बिता सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जंगल ही इनका मूल वास स्थान है। यदि जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के लिए आवास, भोजन आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आज जिस तेजी से जंगल को नष्ट किया जा रहा है और जंगली जंतुओं के साथ जो समस्याएं आ रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून बनाकर जंगलों को सुरक्षित घोषित किया है। आपको पता है कि कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, यहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है। अभयारण्य कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभयारण्य
किसे कहते हैं, अभयारण्य किसे कहलाया जाता है, तो आप लिखेंगे कि जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग, कुछ जंगल किसी विशेष जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया है। क्या आप कुछ अभयारण्य के नाम बता सकते हैं जो विशेष जंतुओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं? क्रियाकलाप है, फिर से क्रियाकलाप 4, क्रम संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं आप। अभयारण्य का नाम लिख सकते हैं। बिहार तथा भारत में जितने भी अभयारण्य हैं उनके नाम जो भी आपको याद हो उनको लिख सकते हैं। विशेष जंतु या जंतुओं के नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। हालांकि आगे इस पाठ में हम चल के देखेंगे, सबसे लास्ट में है कुछ अभयारण्य और जंतुओं के विशेष नाम। आगे हम लोग देखेंगे, जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता वाले देश में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। ये पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी घाट, ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर के वायुमंडल के ठंडा रहने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। जंगल कट जाए तो बारिश कम होगी। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जंगल में या फिर जंगली क्षेत्र में अत्यधिक बारिश क्यों होता है, तो आप लोग जान पाएंगे कि जंगल के ऊपर के वायुमंडल के ठंडा रहने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। जंगल कट जाए तो बारिश कम होगी। जंगलों में पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण काफ़ी भोजन उपलब्ध रहता है, जिसके कारण काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियाँ सड़कर खाद बनाती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे भूक्षरण नहीं होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे भूक्षरण नहीं होती है। ये मिट्टी को रंध्रमय बनाकर उसकी जल धारणा या जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है। ये मिट्टी को रंध्रमय बनकर उनकी जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। बच्चों, वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या आप इन उत्पादों की सूची बना सकते हैं? क्रियाकलाप 5 है। क्रियाकलाप 5 देखेंगे, क्रम संख्या, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पौधे के उत्पाद, इसमें पौधे के नाम लिख सकते हैं। जंतुओं के उत्पाद के बारे में लिख सकते हैं, और पौधे से जो उत्पाद होता है पौधे के नाम तथा उत्पाद इसमें लिख देंगे, और जंतुओं के उत्पाद के बारे में लिख देंगे। आगे है, उपर्युक्त सभी बातों से क्या ऐसा नहीं लगता है कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है? आइए हम विचार करें कि इनकी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। समाज और सरकार ने इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां एवं नीतियां बनाई है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के नाम से पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। देखेंगे हम लोग क्या क्या समाज और सरकार ने इसके लिए सुरक्षा विधियों तथा इनके क्या उपाय बनाए हैं, तो देख लेंगे हम लोग, इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के नाम से पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अभयारण्य किसे कहेंगे, तो जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य कहते हैं। आगे है राष्ट्रीय पार्क, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र,
वह विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया हो। दादाजी ने बच्चों को बताया कि धरती पर जैव विविधता एवं इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड स्टेट यूएन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन यूएन भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूनाइटेड नेशन यूएन कहते हैं, यू और एन इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जो 1945 में बना था, ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, यूनाइटेड नेशन है, ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या आप अपने विद्यालय में इस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो कैसे मनाएंगे, आपस में चर्चा कीजिए। हमारा देश भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, परंतु पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और कुछ विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त पौधे, जंगल की कटाई से अनेक एल्गी यानी कि शैवाल, फंजाई यानी कि कवक, ब्रायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिनको साइकैंड आदि पौधे विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त जंतु, मॉरिशस का डोडो पक्षी, डायनासोर। ध्यान रखेंगे कि विलुप्त जंतु जो है मॉरिशस का डोडो पक्षी है और डायनासोर है, जो विलुप्त हो चुका है, अभी धरती पे नहीं है। और विलुप्त प्राय जंतु ये अभी उस रास्ते में हैं जो विलुप्त होने वाले हैं। इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में है, ये विलुप्त कभी भी हो सकते हैं। विलुप्त प्राय जंतु, निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। ये सभी विलुप्त प्राय हैं। इनका ऑप्शन जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बतख, काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सोंस जिसको डॉल्फिन मछली भी कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर इत्यादि। इनके चित्र कुछ दिए गए हैं, आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। पहला है जंगली कुत्ता, दूसरा है भेड़िया, काला हिरण, तेंदुआ जिनको एक प्रकार का जंगली पौधा है, और फर्न। चित्र 12.1 को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे डोडो पक्षी की कहानी। डोडो एक पक्षी है जो मॉरिशस द्वीप में पाए जाते हैं। डोडो पक्षी की कहानी के बारे में जानेंगे। डोडो मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाले न उड़ सकने वाला पक्षी था। चूँकि यह उड़ नहीं सकता था, फलतः आसानी से पकड़ा जाता था। इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो इसके सफाई यानी कि मृत्यु का कारण बना। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो विलुप्त हो गया है, यानी कि इसे आसानी से पकड़कर इसका मांस स्वादिष्ट होता था, लोग इसे खा जाते थे। बाघ के बारे में जानेंगे। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इसका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ परियोजना लागू की गई है। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ थे। क्वेश्चन हमेशा से पूछ सकता है कि 2011 में भारत में कितने बाघ थे, तो 1706 बाघ बचे थे या फिर बचे हैं। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब किया गया, तो 1972 में किया गया। आगे है सोंस यानी कि डॉल्फिन, जो कि एक मछली है, के बारे में जानेंगे।
ठीक इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। यह हवेल का निकट संबंधी है। इनकी 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर 30 फीट तथा वजन 400 केजी से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती हैं, खास तौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में। ये मांसाहारी होती हैं और छोटी मछलियां एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती हैं। डॉल्फिन सोंस बुद्धिमान जीवों में से एक है और उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मनुष्य के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है। अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। इनके शरीर से निकले तेल और उनका औषधीय प्रयोग उनके शिकार का कारण है। फलतः इनकी संख्या विलुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गंगेय डॉल्फिन बची है। इसलिए इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। अतः इनके शिकार पर सख्त मनाही है। बच्चों ने दादाजी से पूछा कि क्या बड़े जंतुओं के साथ साथ छोटे जंतुओं के भी विलुप्त होने का खतरा किस पर ज़्यादा है, बड़े जानवरों अथवा छोटे जानवरों पर? दादाजी ने बताया कि बड़े जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। इनके अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक ठंड पड़ने पर गुफाओं एवं कंदराओं में ये छिप नहीं सकते। इनकी प्रजनन क्षमता धीमी होती है तथा एक बार में इनके ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। मच्छर एक छोटा जीव है तथा इसको मारने के कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होते। बाघ एक शक्तिशाली जानवर है तथा इसके बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इनको बचाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षक से पूछें कि जंगलों के काटने से बाघों की संख्या क्यों घट रही है। शिक्षक से डायनासोर के बारे में भी पूछें। डायनासोर भी एक जानवर ही था जो बड़े जानवरों के रूप में होते हैं। शिवांगी ने अपने विद्यालय के बरगद, पीपल एवं अशोक के वृक्षों पर प्रत्येक वर्ष कुछ खास महीनों में कुछ खास पक्षियों को देखा था। उसने दादाजी से उसके बारे में पूछा। दादाजी ने बताया कि ये सभी प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों जैसे कि साइबेरिया, न्यूजीलैंड आदि से उड़कर यहाँ आते हैं। अगर आपको राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार घूमने का मौका मिले तब वहां जाकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ प्रवासी पक्षियों से आपकी मुलाकात होगी। ये प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़कर लंबी यात्रा कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। क्योंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलित नहीं होता और राजस्थान के भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी कि राजस्थान में गर्म का मौसम रहता है, गर्मी रहती है। ठीक इसी प्रकार अपने राज्य बिहार के बेगूसराय जिले के कांवर झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। क्रियाकलाप 6 करेंगे हम लोग। आप अपने आसपास के पक्षियों की सूची बनाइए तथा उन पक्षियों को वर्गीकृत कीजिए जो वर्ष के किसी अवधि में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं तथा कुछ समय बाद नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या ये प्रवासी पक्षी हैं, इसका पता कीजिए। रेड डाटा पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेड डाटा पुस्तक। आदित्य एवं शिवांगी ने पूछा कि क्या संकटपन्न पौधा या पौधे एवं जंतुओं का कोई रिकॉर्ड है। पौधे एवं जंतुओं के रिकॉर्ड करने के लिए ही रेड डाटा पुस्तक बनाई जाती है। आगे जानेंगे। दादाजी ने उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटप्रद प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
पौधे एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। क्रियाकलाप 7 करेंगे। आप अपने क्षेत्र से विलुप्त होते जा रहे पौधों एवं जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक तैयार करें एवं कक्षा में चर्चा कीजिए। वनों का बचाव। शिवांगी एवं अंजलि ने पूछा कि क्या जंगल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है? क्या इसका कोई अस्थायी हल है? दादाजी ने बताया कि पूर्ण रूप से जंगल की कटाई को रोका जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह एक वृक्ष जरूर लगाया जाए तो जंगल बचाए जा सकते हैं। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। इससे सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसे ही सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। इसे ही सामाजिक या सामाजिक वानिकी कहते हैं। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष लगाने चाहिए। अब उन जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क है। इसी तालिका में देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि चैप्टर के लास्ट में एक तालिका देखेंगे हम लोग, जहाँ पे अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्रम संख्या 1 2 3 करके है, अभयारण्य है और राष्ट्रीय पार्क है। अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, पाए जाने वाले जंतु तथा किनके लिए है, इनके बारे में रिजर्व बताया गया है कि किसके लिए रिजर्व है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क भी इसे बोला जाता है या कहा जाता है। 1936 में बना, बाघ के लिए संरक्षित है। दूसरा है काजीरंगा अभयारण्य, असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। तीसरा है गिर अभयारण्य, गुजरात, सिंह, चीतल, सांभर के लिए है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है, बाघ के लिए है। अगला है कंवर पक्षी विहार, जो बिहार में प्रवासी पक्षी के लिए है। हम लोग आगे पढ़े थे कि बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, बिहार में है, हिरण और नीलगाय के लिए है। बेताल नेशनल पार्क पलामू, झारखंड में है। लकड़बग्घा और लोमड़ी के लिए संरक्षित है। कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बाघ और हिरण के लिए है। बंदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, भारतीय पक्षी के लिए है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, प्रवासी पक्षी। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, बाघ के लिए। सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा, बाघ के लिए। नंदन कानन अभयारण्य उड़ीसा, बाघ के लिए। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, बाघ और हिरण के लिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है, पक्षी के लिए है। इसके साथ ये पाठ खत्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ नए शब्द हम लोग जानेंगे, यानी कि हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे संरक्षण, कंजर्वेशन, आवास, हैबिट, प्रजाति, स्पेसीज, परितंत्र, इकोसिस्टम, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, अभयारण्य, सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, विलुप्त, एग्जिट, विलुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, जैव मंडल, बायोस्फीयर, प्रवास, माइग्रेशन। हमने क्या सीखा इसके बारे में भी जानेंगे। जीवों की आकृति एवं बनावट एक जैसी नहीं होती। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है। वनों के अंधाधुंध कटाई से सूखा, बाढ़ आदि समस्या उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को विश्व वन वर्ष घोषित किया है। प्रति वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डायनासोर, डोडो आदि विलुप्त जीव हैं जो अभी धरती पे नहीं हैं। ब्लू व्हेल,
डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गिद्ध, गौरैया, बाघ, चीता, कछुआ आदि विलुप्त प्राय जंतु हैं जो धरती से खत्म होने के रास्ते में हैं या कगार पे हैं। रेड डाटा बुक में सभी संकटप्रद प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। डॉल्फिन सोच को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। वन उन्मूलन एकमात्र विकल्प है वृक्षारोपण के लिए। आगे हम लोग कुछ अभ्यास का प्रश्न करेंगे। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, चारागाह, शिकार, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, गंगेय डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगेय डॉल्फिन। नेक्स्ट, कांवर पक्षी विहार स्थित है। कांवर पक्षी विहार स्थित है, तो हमने बताया था कि कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? हमने बताया था 22 मई को। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड है। संकटपन प्रजातियों की सूची या अभिलेख रेड डाटा पुस्तक में रहता है। आगे देखेंगे, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से डैश में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, फर्न, शैवाल, जिनको, साइकैंड आदि डैश पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली पौधे हैं। आगे है, कॉलम क को कॉलम ख से संधि या मिलान कीजिए। डोडो, तो डोडो हो जाएगा डोडो का हो जाएगा मॉरिशस की विलुप्त जंतु। अगला है गंगेय डॉल्फिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी वाल्मीकि अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए काजीरंगा अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए। और फर्न, जिनको, साइकॉन्ड विलुप्त हो रहे पौधे के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझेंगे अब। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? का आंसर उत्तर देखेंगे हम लोग। पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा होती है तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। ये हैं पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी घाट। भारत के ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनिक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर देखेंगे, पर्यावरण घटक का एक घटक
जंतु जगत जो दूसरा घटक पादप जगत है, जंतु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि। विभिन्न जीव जंतुओं के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जैसे न जाने कितनी मछलियां मानव के लिए जल स्रोत को साफ की होंगी और अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को शांत की होगी। मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए। उत्तर देखेंगे हम लोग। जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप दोषी हैं, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी हैं। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी हैं। विनाश के मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। दूसरा, स्थानांतरी का झूमिंग कृषि। तीसरा, वनों का चारागाह में परिवर्तन। चौथा, अतिचारण। पांचवा, वनाग्नि। छठा, आर्थिक कारक। सातवां, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आठवां, घास के मैदान का नष्ट होना। नौवां, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट। 10वां, जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन, स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि उत्पाद में कमी, वन्य जीवों की क्षति, कार्य क्षमता पर प्रभाव, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, रेड डाटा पुस्तक क्या है। उत्तर हम लोग जानेंगे। संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संकट में पेड़, वन, प्राणियों की स्थितियों को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटप्रवण प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। उत्तर जानेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों से निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। इसी यात्रा को प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को प्रवास तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है। अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखें। उत्तर है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य है वाल्मीकि अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया। प्रश्न संख्या 7 है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। उत्तर जानेंगे हम लोग। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत
नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने तथा इनमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। अगला प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। उत्तर जानेंगे हम लोग। घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे और ये क्रियाकलाप जरूर करें अपने घर तथा विद्यालय के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक नहीं करते हैं, और करते हैं तो अच्छी है, नहीं करते हैं तो जरूर करें। पहला है, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियां तैयार करेंगे, यानी कि फूलों के या पेड़ों का, पौधों का क्यारियां तैयार करेंगे। दूसरा है, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएंगे। उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे, यानी कि समय समय पर उसको पानी देंगे। समय समय पर खाद तथा छिड़काव करते रहेंगे और उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय पर तोड़ते रहेंगे इत्यादि। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।